वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर हमें मालूम पड़ता है कि केओस ड्रैगन मिलेम का काफी पुराना दोस्त है, पर वो पहले ही मर चुका था। लेकिन मारिया बेल अपनी ग्रीड का इस्तेमाल करते हुए उसे ज़ोंबी बना देती है। इसी वजह से रेमरू खुद उसकी कमजोरी को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहां पर उसे मालूम पड़ता है कि केओस ड्रैगन का स्पिरिट कोर अभी भी मौजूद है। इसी के साथ वो मिलेम की मदद से उस स्पिरिट कोर को अपने कब्जे में कर लिया था। साथ ही साथ वो दो कोर मर्ज करने के साथ उसे एक एग में कन्वर्ट कर देता है, जबकि दूसरी तरफ यूकी एक प्रपोजल तैयार करने लगा था ताकि वो ग्राम बिली के साथ एक मीटिंग कर सके। यहाँ तक कि उसे यह भी मालूम पड़ गया था कि ल्यूमिनस अभी भी जिंदा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर इमिरू को लगने लगा था कि अब हम यूकी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, पर रफाल ने उसे बता दिया था कि अभी भी यूकी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ ग्राम बिली मारिया बेल की डेथ न्यूज से काफी ज्यादा आग बबूला हो गया था। अब आगे पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू इसिकाई एनिमे को एक्सप्लेन किया है, साथ ही ये एनिमे अभी हाल ही में रिलीज हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये वाली इसिकाई एनिमे काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में पिन कर दूंगा। अब बिना किसी देरी के एपिसोड 12 शुरू करते हैं। एपिसोड 12 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ पर ग्राम बिली मारिया बेल की डेथ बॉडी के पास बैठते हुए कह रहा था मारिया बेल की डेथ हो गई है। साथ ही साथ ईस्ट और वेस्ट दोनों जगहों पर सब इंसानों के जीने के अधिकार को एक करने और डीमन लॉर्ड्स के खिलाफ खड़े होने के लिए, पर इंसानियत को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अब उम्मीद खत्म हो गई है। जिसके बाद उसे मारिया बेल की वो बात याद आती है जहाँ पर उसने बताया था नाराज मत हो क्योंकि मैं आपके पास मौजूद हूँ। जो सब याद करने के बाद वो उसको बताता है हाँ मुझे पता है, पर मैं नहीं कह सकता कि मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरे पास उम्मीद की एक हल्की सी किरण पर दाव लगाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जो सब कह लेने के बाद वो वहाँ से जाते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा था इंसान, हीरोज, डीमन लॉर्ड सबकी मिली भगत का समय खत्म हो गया है लुमिनस। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर फर्स्ट एपिसोड वाले जगह की तरफ आ गया था, जहाँ पर एम रूसी पेड़ पर चढ़ते हुए कह रहा था हमें रूस में गए हुए 1 महीना से ज्यादा हो चुका है। मारिया बेल के साथ जो हुआ उसे एक हादसा माना गया, पर मुझे यकीन है कि सेल्ट्रोजो का किंगडम नहीं चाहता था कि लोगों को यह पता चले कि उनकी प्रिंसेस ने एक कोलैबोरेटिंग कंट्रीज पर अटैक किया था। और ग्राम बिले रोज अजीब तरह से खामोश है, पर यूकी ने भी कोई खास कदम नहीं उठाया है। लेकिन मुझे यकीन है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वह सब कुछ बुरा नहीं है। मारिया बेल के कंट्रोल से आजाद होने के बाद काउंसिल मेरे पास, या कम से कम मेरे पास आया, ताकि मैं उन्हें एकजुट करने वाली नई फोर्स बना सकूं। तो टेम्पेस्ट काउंसिल का सबसे बड़ा फैक्शन बनने वाला है ना। उसकी ऐसी बातों को सुन लेने के बाद रफाल उसको बताती है कि आगे कई डोमेस्टिक और फॉरेन मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है। उसकी इस बात पर रिमरू बताता है कि खैर काउंसिल में सबसे बड़ा फैक्शन होने से मुझे अपने आइडियाज को हासिल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, तो चलिए इसे करते हैं। इसके बाद यहाँ से निकट होकर उनकी मीटिंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर रिमरू मीटिंग के दौरान उन्हें समझाता है कि आज यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। साथ ही मुझे आप सभी को बहुत ही जरूरी बात बतानी है और अब से टेम्पेस्ट एक नए स्टेज में आगे बढ़ेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद गोपुता क्यूरियस होने के साथ उससे पूछने लगा था क्या एक और फेस्टिवल का समय आ गया है। इस पे रिमरू उसे मना करने के साथ कहता है कि टेम्पेस्ट अब काउंसिल का सबसे बड़ा फैक्शन है। इसका मतलब है कि अब हम वेस्टर्न नेशन के ह्यूमन सोसाइटी में गहराई से शामिल होंगे, और इसका मतलब है कि अब इस नेशन के आगे बढ़ने का समय आ गया है और हम टेम्पेस्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बनाने जा रहे हैं। अब ये बात गोपुता को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। यहाँ तक कि सुना भी सवाल करती है ग्रेट रिमरू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का क्या मतलब होता है। उनके इन सवालों का जवाब देते हुए रिमरू बताता है कि यह कंट्री लॉ के गवर्नमेंट से चलता है। लॉ का मतलब होता है वह रूल जो पूरे किंगडम पर लागू होते हैं और हर मामले में उन्हीं के रूल को प्रायोरिटी दी जाती है, जाहिर है मुझ पर भी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद बेनीमारू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ रिमरू से सवाल करता है जरा रुकिए, अगर आप रूल तोड़ते हैं तो क्या होगा। उसकी इस बात का जवाब देते हुए रिमरू कहता है कि बेशक मुझे जज किया जाएगा। लेकिन ये सुनते ही सुना को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। दूसरी तरफ शियोन का कहना है क्या वाकई में इतना बदलाव करना जरूरी है। अब ये सुनकर रिमरू उनको समझाता है कि अरे जरा शांत हो जाओ, मोस्टर इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं इसलिए वे हमें खतरा समझते हैं। अगर हम मोस्टर ह्यूमन सोसाइटी के रूल को अपना लें तो हम उन्हें दिखा पाएंगे कि हम सुरक्षित हैं, और यह मेरे मोस्टर और इंसान के कोऑपरेटिव अलायंस की दिशा में एक अहम कदम है। अब मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बनने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम लागू करेंगे जो अथॉरिटी को 3 एंटिटी के बीच बांटती है। इसे शक्तियों का बंटवारा या सप्रेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है, पर उन्हें सप्रेशन ऑफ पावर्स का मतलब नहीं पता था। इसी वजह से रिगर सामने की तरफ बोर्ड पर टंगा हुआ पर्दा हटा देता है। इसी के साथ रिमरू अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था पावर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच जो लॉ बनाती है, साथ ही एक एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो उन लोगों के बिहार पर कंट्री चलाती है और एक जुडिशियल ब्रांच जो लॉज का इस्तेमाल करके मामलों का फैसला करती है। इसका मकसद यह है कि सारी पावर्स किसी एक के हाथ में ना रहे और तीनों ब्रांचेस एक दूसरे पर नजर रखें। और मैंने पहले ही रैगड, रोगड और रूगड से हर ब्रांच की कमान संभालने के लिए कह दिया है कि आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। तभी अचानक से उसको पीछे से आवाज आती है कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ, लेकिन अभी भी रिमरू को उस पर डाउट होता है। इसी वजह से शियोन ने जो भी कुछ भी लिखा था वो उसके सामने दिखा देती है। अब इस नजारे को देखने के बाद रिमरू उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि शियोन बाद में तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। जो सुनकर शियोन इसके लिए खुशी खुशी राजी हो चुकी थी। अब ये सुनने के साथ रिमरू अपने मन में कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि उसे इसका मतलब भी पता है। वैसे मैं खुद भी रिगर्ड के साथ इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। जो सब सोच लेने के बाद वो उन्हें बताना शुरू करता है, हाँ वैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का ऑफिस होगा और हम जुडिशियल ब्रांच के लिए एक कोर्ट हाउस बनाएंगे। लेकिन सच कहूँ तो मुझे यह डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है कि उसे कौन चलाएगा। अब ये सुनकर शूना उसे सवाल करती है, क्या कुछ गड़बड़ है? जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू का कहना है, एक अटॉर्नी जनरल होगा जो लॉ ब्रेक करने वालों पर सख्ती बरतेगा और एक चीफ जस्टिस होगा जो उसके मामलों की सुनवाई करेगा। लेकिन ये दोनों ही काम ऐसे हैं जिनसे लोगों में नाराजगी पैदा हो सकती है और मोस्टर आमतौर पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर जीते हैं, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वही बचेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रैगुर, रोगुर, रूगुर के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ बेनीमारू कुछ सोचते हुए कहता है, मैं समझ गया, इसलिए उन्हें अपना डिफेंड करने के काबिल होना होगा। वहीं दूसरी तरफ रिगर्ड का कहना है, ऑफिस के कामों में माहिर बहुत से लोग कमजोर नस्लों के होते हैं, जबकि मजबूत नस्लों के लोगों को ऐसे कामों में अक्सर मुश्किल होती है। रिगर्ड की ऐसी बातों को सुनने के बाद हाकुरो को लगने लगा था कि ये सच में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर इमरू कह रहा था, खैर बात यह है कि हमें एक और चीज की जरूरत होगी। अब उस चीज के बारे में मास्टर हाकुरो सवाल करती है कि वो चीज क्या हो सकती है। उनके इस सवालों का जवाब देते हुए रिमरू बताता है कि हम काउंसिल की एक मीटिंग में अटैची भेज सकते हैं, पर कोई ऐसा पर्सन जो मेरी जगह काउंसिल को एक साथ ला सके, लेकिन सोच रहा हूँ कि किसे भेजा जाए। अब ये सुनकर वहाँ के कुछ लोगों ने तो अपना मुंह इधर उधर करना शुरू कर दिया था ताकि रिमरू उन्हें न सेलेक्ट कर ले, जबकि रिमरू अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, एक मीडिएटर के तौर पर उनमें समझदारी और लोगों से घुलने मिलने की काबिलियत, थोड़ा करिश्मा और सबसे अच्छी बात यह है कि फाइट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब ये सुनकर शूना का कहना है, लेकिन अगर हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत हो जिसके पास ये सब हो। अब ये बात सुनकर रिमरू कुछ देर सोचने के बाद डियाब्लो का नाम लेता है, जिस बात पर सारे के सारे लोग एग्री करते हुए कह रहे थे, ये एकदम बढ़िया आइडिया है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद शियोन खुशी के मारे झूमते हुए कहती है कि अगर हम उस मुसीबत को दूर भेज देते हैं तो फर्स्ट सेक्रेटरी का काम और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसी वजह से इस रोल के लिए उससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। उसकी इस बात पर रिमरू बताता है कि अब तुम इसे पर्सनल बना रही हो। फिर हम नेक्स्ट सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर रिमरू कहीं जाते हुए कह रहा होता है, फिर भी डियाब्लो वह किसी जूनियर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे उस तरह के छोटे मोटे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो ऐसा कह ही रहा था तभी सामने की तरफ वो देख पाता है कि वो गेट हल्का सा खुला हुआ है, जिसकी वजह से वो वहाँ का नजारा देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि मिलेम अपने उस प्यारे से अंडे को गले से लगाते हुए सो रही है। इसी वजह से वो उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करता, यहाँ तक कि वो उस पर ब्लैंकेट उड़ाने के साथ चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ रिमरू छत के ऊपर टहलते हुए कहता है कि खैर जो लोग यहाँ पर नहीं है उनके बारे में परेशान होने का कोई भी फायदा नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। और जब वो ऐसा कह रहा होता है तभी उसके पीछे से एकदम जोरदार धमाके की आवाज आती है, जिसकी वजह से रिमरू को दिल का दौरा आते आते बचा। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर यह शानदार कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि कुरोबे ने किया था। यहाँ तक कि वहाँ पर रिमरू आते के साथ इस चीज के बारे में उससे इसका रीजन पूछता है। अब रिमरू को अपने सामने देखने के बाद कुरोबे अपनी नई बनाई हुई सोड को बाहर की तरफ निकालने के साथ उसको बताता है कि अरे ग्रेट रिमरू, आप तो एकदम सही समय पर आए हैं। उस सोड को प्रेस करने के बाद रफाल उसको बताने लगे थे यह एक ब्रॉड सोड है जिसे मैजिकल वेपन में बदल दिया गया है। रफाल की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कुछ देर सोचने के बाद बताता है कि एक मैजिकल वेपन, जरा रुको, तुमने सच में ऐसा नहीं किया है ना? असल में ये उस धमाके की बात कर रहा है जो अभी हुआ था। लेकिन रिमरू की ऐसी बातों को सुनने के बाद कुरोबे का कहना है, हाँ ये मैंने ही किया है और जिस सोड का आइडिया आपने मुझे दिया था वह बनकर तैयार हो गई है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुरोबे उस सोड में एक कोर डालते हुए बताता है कि अब देखो, जब आप इनमें से किसी छेद में कोर डालते हैं तो यह उस कोर की खासियत को अपना लेता है और एक मैजिकल वेपन बन जाता है। तभी सामने की तरफ रिमरू कलर वाले कोर देखने के बाद कुरोबे से इसके बारे में पूछता है, जिस पर कुरोबे बताने लगा, हाँ उनके एट्रीब्यूट के आधार पर उनके कलर अलग अलग होते हैं, मैं उन्हें एलिमेंटल कोर कहता हूँ, अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग असर होता है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कहता है कि जो पहले धमाका हुआ उसका क्या? जिस बात का जवाब देते हुए कुरोबे हंसने के साथ बताता है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा
बताऊंगा। सबसे पहले जब आप फायर कोर को ऐड करते हैं तो ये होता है। अब इस नजारे को देखने के बाद रिमरू की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि क्रोबे बताता है कि हर चीज के साथ ये ऐसा कर सकता है। जिसके बाद उसने उसके अंदर वाटर कोर को भी ऐड कर दिया था, पर जब वो उससे अटैक करता है तो सिर्फ फायर ही रिलीज होती है। इसी वजह से रिमरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके डाउट क्लियर करते हुए क्रोबे बताता कि इसकी वजह से फ्लेम की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, पर 2 फ्लेम कोर और 1 वाटर कोर को एक साथ करने से। जो सब बताने के बाद वो सामने की तरफ उस टारगेट पर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से वो टारगेट पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद हो चुका था। इस नजारे को दिखाने के बाद वो फ्लैक्स मारते हुए कहता है कि इसकी वजह से आपको 10 गुना ज्यादा पावर मिलेगी। लेकिन रिमरू उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि ये तो बस वेपर एक्सप्लोरेशन था। तभी रफाल उसको बताती है एलिमेंटर कोर के कॉम्बिनेशन के आधार पर सोर्ड में लेजेंड ग्रेड की पावर हो सकती है। रफाल की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू अमेज होते हुए कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन है कि ऐसे और भी कई जबरदस्त कॉम्बिनेशन होंगे। फिर वो अपना ह्यूमन फॉर्म लेने के साथ अपने सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि एक चीज है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो। जिसके बाद उसकी सोर्ड में रेनबो कलर अपेयर हो चुके थे। अब इस नजारे को देखने के बाद क्रोबे हैरान होने के साथ कहता है कि क्या ये गोल्ड है? नहीं, ये तो अलग ही लेवल की चमक है। ये बात सुनकर रिमरू भी कहता है कुछ समय पहले जब मैंने इससे फाइट की थी तब भी यह इसी तरह से चमकने लगा था। जिस बात का जवाब देते हुए रफाल बताती है कि यह डिवाइन स्टील है, जिसे स्कारलेटाइट नाम से भी जाना जाता है। अब रिमरू के मुंह से स्कारलेटाइट नाम सुनकर क्रोबे और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि यह तो वही कभी ना बदलने वाला मेटल है जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है। ये बात सुनकर रिमरू कहता है कि क्या ये इतना जबरदस्त है? वैसे तो क्या ये सच में लेजेंड ग्रेड का हो सकता है? जिस बात का जवाब देते हुए क्रोबे बताना शुरू करता है ग्रेट रिमरू, यह सोड उससे भी कहीं ज्यादा आगे की चीज है। हो सकता है कि यह मिथिकल गोल्ड ग्रेड तक भी पहुंच सकता है। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा खुश हो गया था, यहाँ तक कि वो इसी खुशी के साथ झूमते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। साथ ही साथ वो अपने आसपास का नजारा देखने के बाद कहता है कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। और हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टेशन का काम भी चल रहा है जो हमें यूराजानिया से जोड़ेगा। इसी के साथ यहाँ से निकट होकर किंगडम ऑफ यूराजानिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर रिमरू टेलीपोर्ट होकर आ चुका था। पर वो अपने सामने का नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो लगभग पूरा होने ही वाला है। जबकि दूसरी तरफ गेल्ड भी काम में काफी ज्यादा मसरूफ होता है, लेकिन वहाँ पर अचानक रिमरू आते के साथ उससे कहता है कि काफी समय हो गया गेल्ड। अपने सामने रिमरू को देखने के बाद गेल्ड बताता है कि आपका यहाँ पर स्वागत है ग्रेट रिमरू। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिमरू गेल्ड से कह रहा था तुमने पहले ही ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है, इसी वजह से मैं हैरान हूँ। उसकी इस बात पर गेल्ड बताता कि सभी महाजन कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये सब आपकी कही गई बातों की वजह से हो रहा है। और सच तो यह है कि काम शुरू करने के कुछ ही समय बाद ज्यादातर महाजन इस काम में ज्यादा दिलचस्पी लेते नहीं दिखे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कहता है कि उनके बॉस के तौर पर इससे तुम्हारा सच में टेस्ट हुआ होगा। जिस बात पर एग्री करते हुए गेल कहता है कि इसलिए मैंने उनकी शिकायतें सुनने का फैसला किया और साथ में ड्रिंक्स ले। इस बात पर रिमरू कह रहा था अरे हाँ, मुझे भी याद है कि मैंने भी तुम्हारे साथ ड्रिंक्स ली थी। और फिर इसके बाद कैसा रहा? इस पे गेल उसे बताना शुरू करता है मुझे पता चला कि वह असल में कैसा फील कर रहे थे, क्योंकि वह पहले क्लेमैन के सबऑर्डिनेट थे, इसलिए उन्हें डर था कि काम पूरा हो जाने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। और वह बिल्कुल हम ऑर्क्स जैसे ही हैं, इसलिए मैंने उनसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की और उन अपराधों के बारे में जो हम ऑर्क्स ने किए थे, साथ ही ऑर्क्स लॉर्ड के एंड के बारे में और इस बारे में कि आपने कैसे हमें अपनापन दिया। दूसरी तरफ वो दोनों बंदे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर चल रहा है ना? जिस बात पर एग्री करते हुए वो बंदा बताता है कि हम वेस्ट की तरफ वालों से हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी वजह से हमें काम और भी जल्दी से करना होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू उससे कह रहा था गेल मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैंने तुम्हें यहाँ का इंचार्ज बनाया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद गेल उसका शुक्रिया अदा करने के साथ कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। उसी वक्त सामने की तरफ एक बंदा गेल से कह रहा था अरे फोरमैन, हमारा काम यहाँ पर पूरा हो गया है, वैसे क्या आप यहाँ पर आकर इसे चेक कर सकते हैं? जो सुनकर गेल रिमरू से परमिशन लेने के बाद उसके पास चला जाता है। अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद रिमरू का कहना है खैर मुझे लगता है कि मैं दूसरों के भी हालचाल पूछ लेता हूँ। जिसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिमरू की आवाज आती है। जब लोग तरक्की करते हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और सभी कंट्रीज में गुड्स की डिलीवरी होती है, तो हर कोई खुशहाली और भरपूर रिसोर्सेज के साथ जी सकता है। पर मुझे उम्मीद है कि टाइम पर सभी कंट्रीज के बीच गहरा रिलेशनशिप के सेंटर में होगा। इसके बाद यहाँ से निकट होकर किंगडम ऑफ फालिमिनस की तरफ आ गया था, जहाँ पर मियूलन रिमरू को बता रही होती है ग्रेट रिमरू, हमारे यहाँ पर आने के लिए आपका शुक्रिया। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं रेल रोड का काम की प्रोग्रेस देख ही रहा हूँ तो यहाँ पर भी रुक जाऊँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ की कंस्ट्रक्शन साइट भी देखी है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद म्यूलन का कहना है वह चीज कैसी दिख रही थी?
थी, जिस बात का जवाब देते हुए रिमरू बताता है कि हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा था और इसे लेकर आगे बढ़कर काम कर रहा था। साथ ही मैंने सुना है कि तुम भी इसमें अपनी पूरी जी जान लगा रही हो। ये बात सुनकर म्यूलन कहती है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा करना ही होगा। अगर अचानक कभी अकाल जैसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोगों तक तेजी से मदद पहुंचा पाएंगे। अपनी वाइफ की ऐसी बातों को सुनने के बाद योम का कहना है कमाल है ना, वह मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं छोड़ रही है। उसकी इस बात पर रिमरू बताता है कि लेकिन राजा होने के नाते अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हो, है ना। ये बात सुनकर योम कहता है कि हाँ, उस बारे में मेरी टीचर बहुत ज्यादा सख्त है, पर मुझे जलन होती है कि तुम अकेले कहीं भी घूम फिर सकते हो और जैसे ही मेरा बेटा एडगर बड़ा और तैयार हो जाएगा मुझे राजा बनने से इस दम घोटू काम से आजादी मिल जाएगी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एडगर का कहना है योर मैजेस्टी आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और वैसे भी क्वीन म्यूलिन प्रेग्नेंट है, इसी वजह से यह नेचुरल है कि उनका बच्चा अगला राजा बन जाए। एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये बंदा उनका बेटा नहीं है, क्योंकि इनसे पहले जो राजा हुआ करता था उसका ये बेटा है। पर उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब उसके हैरान चेहरे को देखने के बाद एडगर बताना शुरू करता है योर मैजेस्टी आपने ग्रेट रिमरू को यह भी नहीं बताया जिनकी आप इतने कर्जदार हैं। ये बात सुनकर म्यूलिन थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि मुझे खुद ये बात कहने में थोड़ी झिझक हो रही थी। अब इतनी बड़ी गुड न्यूज के लिए रिमरू उन दोनों को बधाई देने लगता है, जो सब सुनने के बाद वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसी वक्त वहाँ पर ग्रूसियस को ना देखकर रिमरू उसके बारे में पूछता है, जिस बात का जवाब देते हुए एडगर बताने लगा कैप्टन ग्रूसियस खैर ऐसा लगता है कि वह ये गुड न्यूज सुनने के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये बात रिमरू अच्छे से समझ सकता था। तभी अचानक से रामरेस मैजिक कोल का इस्तेमाल करने के साथ उसको बताती है कि रिमरू बहुत बड़ी खबर है। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा पैनिक करने के साथ उससे कहता है कि मुझे इस तरह से मत डरा और आखिरकार क्या हो रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रामरेस उसको बताती है कि बस अभी यहाँ पर वापस आ जाओ क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। इसके बाद यहाँ से इनका ठोकर 95 ये फ्लोर की तरफ आ गया था, जहाँ पर रामरेस रिमरू को देखते हुए कह रही थी अरे यार तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर रिमरू कहता है कि अगर तुम मुझे किसी बेवकूफी भरी बात के लिए यहाँ पर घसीट कर लेके आई हो तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर अचानक से अंधेरा हो जाता है, यहाँ तक कि वो दोनों भी वहाँ से उड़नछू हो चुके थे। जो सब देखने के बाद रिमरू कहता है कि वो चले गए, क्या वे लोग मेरे लिए साजिश रच रहे हैं। उसी वक्त हमें वहाँ पर कुछ अजीबो गरीब आवाजें आने लगी थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज उसी तरफ आ रही है, जिसके आते ही वहाँ पर एकदम से उजाला हो जाता है। जो सब देखने के बाद रिमरू कहा कि अब ये क्या बकवास है, पर वो ध्यान से देखता है कि सामने की तरफ एक मैगी ट्रेन उसी की तरफ आ रही है। अब इस नजारे को देखने के बाद रिमरू की आंखें फटी की फटी रह गई थी, यहाँ तक कि रिमरू को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वेल्डोरा उसको बता रहा था आखिरकार ये पूरा हो गया, साथ ही साथ यह प्रोटोटाइप है। इसी के साथ वहाँ के सारे लोग एक साथ कहने लगे मैगी ट्रेन मॉडल 0। फिर वेल्डोरा रिमरू के एकदम सामने आते के साथ कहता है कि अच्छा रिमरू हैरान हो गए है ना, पर रिमरू उसकी बातों पर कोई भी तवज्जो नहीं देता। साथ ही साथ वो सीधे उस मैगी ट्रेन की तरफ बढ़ते हुए उसको चेक करने के साथ कहता है कि ये कैसे चल रहा है और पावर रिएक्टर तो चालू भी नहीं है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए रफाल बताती है कि मैगी ट्रेन का एलिमेंटल कोर इसके पावर सोर्स का काम करता है। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी उसके पीछे से वेस्टाकुन उसे बताता है कि रिमरू तो ऐसा ही है और तुम समझ गए हो है ना, पर रिमरू कभी भी समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही वो उससे सवाल करता है लेकिन कैसे, ये करना इतना आसान काम नहीं है। उसकी इस बात पर रामरेस बताती है कि लेकिन हमें एक रास्ता मिल गया मेरे एलिमेंटल क्लोसिस की वजह से। इसके आगे की बात हमें वेस्टा से पता चलती है। लेडी रामरेस के एलिमेंटल क्लोसिस में लगातार पावर रिएक्टर थ्योरी के हिसाब से यह एक एलिमेंटल कोर की तरह ही काम करता है। इस पे काइजिन बताने लगा था तो हमने तुम्हारे मोस्टर कोर का एनालाइज किया और पता है क्या हुआ, हमें बहुत ही जल्दी अपना एलिमेंट बेस पावर रिएक्टर यानी अपना एलिमेंटल कोर मिल गया। उन सभी की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू हैरान होने के साथ कहता है कि इतने कम समय में इतना सब कुछ खत्म करना बहुत बड़ी बात है। जबकि दूसरी तरफ वेल्डोरा फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें मेरे रोल को इतनी जल्दी से भूल जाओ। अब ये सुनकर रिमरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैगी ट्रेन में अब वेल्डोरा का क्या रोल है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए वेस्टा बताना शुरू करता है इसे इस्तेमाल करने के लिए अभी भी काफी ज्यादा फायर पावर की जरूरत होती है, इसलिए उसने हमारे लिए एक सेलेमेंडर बुलाया। ये सुनते ही वेल्डोरा फिर से फ्लेक्स मारते हुए कहने लगा इसका मतलब है कि मेरे बिना ट्रेन कभी नहीं चलते। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू फिर से हैरान होने के साथ कहता है कि वेल्डोरा ने सेलेमेंडर को बुलाया, क्या बात है, उसने तो कमाल कर दिया। तभी काइजिन बोल पड़ा वैसे ये सच में बहुत ही मेहनत वाला काम था, रिएक्टर के अंदर बस फायर स्पिरिट को बुलाना ही काफी नहीं था क्योंकि ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल जैसी कई चीजों का ध्यान रखना था, लेकिन हमारी स्पिरिट इंजीनियरिंग कामयाब रही। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू तुरंत ट्रेन की तरफ बढ़ते हुए उसके अंदर एंटर करने के साथ अपने सामने इस
नजारे को देखने के बाद कहता है कि क्या बात है, बैरियर का प्रेशर भी स्टेबल है और ये पूरी तरह से कंट्रोल में है। रिमरू की ऐसी बातों को सुनने के बाद वेस्टकुन थोड़ा भावुक होने के साथ बताता है कि मुझे नहीं पता कि मैं खुश हूँ या दुखी, पर यह सोचकर कि जिस एलिमेंटल कोर का इस्तेमाल मैं अपने मैजिक सोल्जर में करना चाहता था वह इतनी जल्दी बनकर तैयार हो गया। उसकी इस बात पर काइजन बताता है कि हाँ, लेकिन उसी वजह से हम ये काम कर पाए और वैसे भी उस समय हमारे पास थ्योरी की भी कमी थी। ये बात सुनकर वेस्टा कहता है कि उसी की बदौलत हमें अपना पावर रिएक्टर मिल गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू उसके करीब आते हुए पूछता है कि क्या आपने वेरिफिकेशन टेस्ट करना शुरू कर दिया है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वहाँ पर ट्राई एंड समन होने के साथ उसको बताती है कि हम अपने मैजिक रिसर्च के साथ इस पर काम कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगा, आप इन्वायरमेंटल से जुड़े एक्सपेरिमेंट हम पर छोड़ सकते हैं और वैसे भी हमारी मैजिकल रिसर्च इसी काम के लिए तो है। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा खुश हो गया था, पर वहाँ पर एक अजीबोगरीब बंदा आते के साथ कहता है कि हमने पहले ही डेटा को इकट्ठा और एनालाइज भी कर दिया है। अब इस बंदे को देखने के बाद रिमरू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, जिस पर ट्राइंड बताई थी कि ये वैम्पायर ओवरकम्स है, लेकिन उस वैम्पायर की बात अभी तक खत्म नहीं हुई थी। मुझे खुशी है कि हमारी फिजिकल इंजीनियरिंग काम आ सकी, पर उसकी ऐसी हरकतें रिमरू के समझ के पार जा चुकी थी। लेकिन हम वहाँ पर काइजन को देख पाते हैं जो उसको बता रहा था, खैर ये उन्हीं की वजह से है कि हम अपनी थ्योरी को साबित कर पाए। साथ ही साथ वेल्डोरा का भी कहना है अब बस रेल बिछाने का इंतजार करना बाकी है। और इसके आगे की बात हमें रामरे से पता चलती है, हम किसी भी समय इसका टेस्ट करने के लिए एकदम तैयार हैं। जो सुनने के बाद रिमरू अपने मन में बोलता है कि एक थ्योरी तैयार होती है जिसकी वजह से सभी पॉसिबल एनवायरनमेंट बन जाते हैं और सारा डेटा का एनालाइज किया जाता है। अगर इनमें से कोई भी चीज हमारे पास ना होती तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए यह टेक्नोलॉजी की सबसे बेहतरीन चीजों का नतीजा है। इसी के साथ मैगी ट्रेन का इंजन शुरू हो चुका था, जो सब देखने के बाद रिमरू काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसी वक्त वहाँ पर काइजिन आते के साथ उसको बताता है, वैसे बॉस हमारा प्रोटोटाइप पूरा हो गया है, तो हमने सोचा है कि इसके जश्न में एक पार्टी रखी जाए। अब इसके लिए रिमरू भी तैयार हो चुका था। साथ ही वो कहता है बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं और आज रात हम सब खूब मजा करेंगे। इसके बाद यहाँ से निकट होकर रात की तरफ आ गया था जहाँ पर सारे के सारे लोग ड्रिंक्स का आनंद ले रहे थे। साथ ही साथ वो इस पार्टी में खाते पीते और खूब सारा मजा करते। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मिलिम घबराते हुए रिमरू की तरफ आते हुए उसको बताती है कि यह अंडे से बाहर की तरफ आ रहा है, यह एग से बाहर की तरफ आ रहा है। रिमरू बड़ी खबर, यह जल्दी ही बाहर की तरफ आने वाला है। मिलिम की ऐसी बातों को सुनने के बाद वहाँ के कुछ लोग उस एग हैचिंग को देखने के लिए चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो एग भी धीरे धीरे हैच होने लगा था और उसके हैचिंग की वजह से वहाँ के सारे लोगों की नजर उस पर चली जाती है। जिसके बाद गाय उस अंडे को पूरी तरह से हैच करने के बाद बाहर की तरफ आ गया था, लेकिन वो आते के साथ मिलिम को थोड़ी देर के लिए देखने लगता है। कुछ देर ऐसे देख लेने के बाद वो उसकी बाहों में जा गिरा, जो देखकर मिलिम काफी ज्यादा खुश होने के साथ उसका नाम लेती है। अब इस नजारे को देखने के बाद वहाँ के सारे लोगों के चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है और इस नजारे को देख रहा रिमरू अपने मन में कहा, हमें अभी भी कई चैलेंजर्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी। जिसके बाद मिलिम सब लोगों से उसे मिलवाते हुए कहती है, मैं आपको सब लोगों से मिलवाती हूँ और यह मेरे दोस्त हैं गाये। जो सुनकर रिमरू भी उसका स्वागत करने के साथ कहता है कि टेम्पेस्ट में तुम्हारा स्वागत है और हमें खुशी है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो। और हाँ, मैंने जो न्यू इसेकाई एनिमे के बारे में आप लोगों को बताया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग वो न्यू एनिमे चेकआउट जरूर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को वो वाली एनिमे काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है, तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।